सुप्रभात। मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एमए उत्तरार्ध 5th पेपर की इस कक्षा में आपका स्वागत है। साहित्यिक निबंध के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कल छायावाद पर चर्चा कर रहे थे। छायावाद पर यदि हमें निबंध लिखना है तो कल मैंने आपको बताया था कि उसका छायावाद का थोड़ा सा परिचय हमको देना होगा, उसके बाद हमें उसके पारिभाषिक स्वरूप पर चर्चा करनी होगी। आज मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि छायावाद पर जब हम निबंध लिखेंगे तो उसकी बाह्य परिस्थितियाँ भी हमें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि साहित्य जो है वह उस समय के वातावरण से अछूता कभी भी नहीं रहता है। अतः हमको किसी भी वाद के ऊपर निबंध लिखना हो तो हमें उसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताना ज़रूरी होता है। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सब जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं उनके बारे में बताना आवश्यक होता है। आज हम छायावाद की जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये समय वो था जबकि स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो एक नई करवट ले रहा था। इस युग में गांधी जी के नेतृत्व में सत्य, अहिंसा और असहयोग की सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग होने लगा था। प्रारंभ में तो यह प्रयोग विशेष सफल नहीं रहा, किंतु फिर भी इससे जो भारतीय नेता हैं वो हताश या निराश नहीं हुए। कुछ विद्वान जो छायावाद की निराशा को 1919 के जो प्रथम अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसकी असफलता से संबद्ध करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इस असफलता के बाद भी भारतीयों के उत्साह में, नीति में और लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं आया था। गांधी जी का जो नेतृत्व था वो उसी प्रकार चल रहा था। यह भी हमें मानना पड़ेगा कि अन्य वादों से अलग इस छायावादी जो कवि हैं वो तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों के प्रति उदासीन से थे, किंतु इस उदासीनता का जो कारण था वो उनका वैयक्तिकता में लीन हो जाना है। उसके मूल में राजनीतिक निराशा नहीं है। वास्तव में आश्चर्य की बात है कि जिस युग में जलियांवाला बाग कांड, भगत सिंह को फांसी, साइमन कमीशन बहिष्कार, नमक कानून तोड़ने जैसी घटनाएं हुई, उसी युग में जीवित रहकर भी जो छायावादी कवि है वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एक पंक्ति भी नहीं लिख सका। तो इसका क्या कारण है? हमारे दृष्टिकोण से जो छायावादी कवियों की मूल प्रकृति है वो वास्तव में करुणा और प्रेम से मेल खाती है, जबकि जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं वो स्वतंत्रता संग्राम है। उसके लिए वीर एवं रौद्र रस के स्थायी भाव, उत्साह और जुगुप्सा की आवश्यकता पड़ती है। तो छायावादी करुणा और प्रेम में उत्साह एवं जुगुप्सा के विकास की कोई संभावना नहीं तलाशते थे। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन कवियों का तत्कालीन राजनीति के प्रति उदासीन होना एक तरह से स्वाभाविक था। तो राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत तो हम इस स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि को ले सकते हैं। अब हम धर्म और दर्शन की बात करें तो इस युग में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंद जैसे महान व्यक्तियों का आविर्भाव हुआ, जिनके प्रभाव से स्थूल एवं संकुचित हिंदुत्व के स्थान पर व्यापक विश्व धर्म की प्रतिष्ठा हुई। ठाकुर रविंद्रनाथ राष्ट्र प्रेमी होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे। वे मानवता के उपासक थे तथा उन्होंने विश्व शांति और विश्व कल्याण का संदेश दिया। यही बात हमें छायावादी कवियों के दृष्टिकोण में भी मिलती है। हमारे जो प्राचीन अद्वैतवाद व सर्वात्मवाद का जो दर्शन है उसने भी छायावाद को कम प्रभावित नहीं किया। कवयित्री माधवी वर्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, जो मूर्त एवं अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर
कवि ने जीवन की अखंडता का भावन किया। हृदय की भावभूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौंदर्य सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख दुखों को मिलाकर एक ऐसी काम सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार संभाल सकी। ये महादेवी वर्मा के विचार हैं। अब हम सांस्कृतिक दृष्टि से, संस्कृति के हिसाब से यदि हम देखें कि संस्कृति जो उस समय की थी उसने छायावाद को किस प्रकार प्रभावित किया, तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जो प्रभाव है वह हमारे उस समय के नवयुवकों के वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण जो है उसको प्रभावित कर रहा था। उनके दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर हमको देखने को मिल रहा था। जब मध्यकाल का युवक जो है वह विवाह की चर्चा सुनते ही एक ऐसी दुल्हन की कामना करने लगता है जो कि गुड़िया की भांति रथ में बैठाकर लाई जाती थी। लेकिन वहीं छायावादी युग का जो सुशिक्षित युवा है उसके हृदय में किसी ऐसी रंग बिरंगी जीवन सहचरी की कल्पना समाई हुई थी जो कि जीवन के हर क्षेत्र में उनका साथ दे सके। इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि बिना माता पिता की आज्ञा प्राप्त किए ही इस कल्पित सहचरी की खोज में प्रवृत्त भी हो जाती थी। किसी प्रकार से वे कोई आधार प्राप्त कर लेते थे जिसके समीप बैठकर वे अपने सपनों को साकार कर सकें, जिसे हृदय में देकर वे अपनी प्रेम करने की चाह पूरी कर सकें। किंतु देखिए, संस्कृति ने, पाश्चात्य संस्कृति ने उनको प्रभावित तो किया, लेकिन अपने इस मधुर संबंध को स्थायी दाम्पत्य में परिणत करने के लिए जब वे समाज से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके मार्ग में जाति पाति, कुल गोत्र, मान मर्यादा आदि ऐसी बहुत सी चट्टानें डटी हुई थी जिन्हें तोड़कर आगे बढ़ना बस की बात नहीं थी। उसके फलस्वरूप उनका प्रेम और विवाह के विदेशी स्वप्न जो हैं वो स्वदेशी समाज की रूढ़ियों से टकराकर चकनाचूर हो जाते थे। चाहे प्रेम पथिक का नायक देख लो, ग्रंथि, उच्छ्वास, आंसू आदि का जो असफल प्रेमी है, उन सभी के स्वर में हमें इसी निराशा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। पाश्चात्य साहित्य ने भी हमारे छायावादी काव्य को कम प्रभावित नहीं किया। विशेषतः अंग्रेजी के जो रोमांटिसिज्म है उसका तो छायावादी कवियों पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज के काव्य संग्रह लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन की तिथि से माना गया है, जो कि सन 1798 थी। किंतु अति वैयक्तिकता, स्वच्छंदतावाद एवं कोमल मधुर अनुभूतियों का परिणाम जीवन में हमेशा सुखद नहीं होता। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के साथ समझौता कर पाने में असमर्थ होते हैं। उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं जिनका सामना न कर सकने के कारण वे असफल, निराशावादी या रहस्यवादी हो जाते हैं। छायावादी कवियों की परिस्थितियाँ और उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ स्वच्छंदतावादी कवियों से मिलता जुलता है, अतः उनसे प्रेरणा एवं प्रभाव ग्रहण करना स्वाभाविक ही था। यही कारण है कि अंग्रेजी के स्वच्छंदतावाद की प्राय सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिनमें प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी है, व्यापक मानवतावाद भी है, वैयक्तिक प्रेम की अभिव्यंजना है, रहस्यात्मकता का आभास है, सौंदर्य के सूक्ष्म गुणों की पूजा है, प्रकृति में चेतना का आरोप है, गीति शैली है, ये सभी हिंदी में भी, हिंदी के छायावाद में भी समान रूप से हमको देखने को मिलती हैं। अंग्रेजी का ये जो स्वच्छंदतावाद है, इसे हिंदी के छायावाद की गहरी समानता देखते हुए कुछ आलोचकों ने तो इसे रोमांटिसिज्म का ही हिंदी संस्करण भी सिद्ध कर दिया। इन आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र भी थे, किंतु आगे चलकर उन्होंने अपना मत बदल दिया और फिर उन्होंने लिखा कि दूसरी भ्रांति उन आलोचकों की फैलाई है जो मूल वर्तनी विशिष्ट परिस्थितियों का अध्ययन न कर सकने के कारण और उन अपराधियों में मैं हूँ केवल बाह्य समय के आधार पर छायावाद को यूरोप के
रोमांटिक काव्य संप्रदाय से अभिन्न मानकर चले हैं। इसमें संदेह नहीं कि छायावाद मूलतः रोमानी कविता है और दोनों की परिस्थितियों में भी जागरण और कुंठा का मिश्रण है, परंतु फिर भी यह कैसे बुलाया जा सकता है कि छायावाद एक सर्वथा भिन्न देश और काल की सृष्टि है। जहाँ छायावाद के पीछे असफल सत्याग्रह था, वहाँ रोमांटिक काव्य के पीछे फ्रांस का सफल विद्रोह था, जिसमें जनता की विजयिनी सत्ता ने समस्त जागृत देशों में एक नवीन आत्मविश्वास की लहर दौड़ा दी थी। फलस्वरूप वहाँ के रोमानी काव्य का आधार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित और ठोस था। उसकी दुनिया अधिक मूर्त थी, उसकी आशा और स्वप्न अधिक निश्चित और स्पष्ट थे, उनकी अनुभूति तीक्ष्ण थी। छायावाद की अपेक्षा वह निश्चित ही कम अंतर्मुखी एवं वायवी था। कहने का आशय यह है कि यह जो इस पर आरोप लगाया गया था कि यह रोमांटिसिज्म का ही हिंदी संस्करण है, यह सही नहीं है। यदि हम देश काल की स्थूल सीमाओं को भूलकर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो रोमांटिसिज्म और छायावाद के मूलाधारों दोनों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में भी हमको गहरी समानता दिखाई देती है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने इंग्लैंड के कवियों को वैयक्तिक स्वतंत्रता का संदेश दिया और दूसरी ओर स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी घोषणा ने हमारे छायावादियों को गुलामी की भावना से मुक्त किया। हालांकि उनके काव्य में स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जो गुलामी की भावना है उससे मुक्ति की गूंज तो हमको निश्चित रूप से छायावादी काव्य में देखने को मिलती है। रोमांटिक युग के युवकों की सौंदर्य और प्रेम की उन्मुक्त लालसा पर धार्मिक संस्थाओं एवं सामाजिक मान्यताओं का अंकुश लगा हुआ था, तो छायावादी युग के प्रेमियों पर हिंदू समाज की रूढ़ियों का नियंत्रण था। रोमांटिक कवि दैनिक जीवन की असंगतियों, विषमताओं एवं कटुता के प्राण, प्रकृति एवं अध्यात्म में ढूंढने को विवश हुए, तो हिंदी कवियों को भी इससे बढ़कर और कोई आश्रय नहीं था। अतः यदि हम मूलाधार की दृष्टि से देखें तो दोनों में गहरा सामंजस्य है, लेकिन फिर भी हम इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि दोनों सर्वथा एक नहीं हैं। इंग्लैंड के एक जन्मजात क्रिश्चियन में और भारतीय ईसाई में जितना अंतर होता है, उससे कहीं अधिक अंतर रोमांटिसिज्म और छायावाद में है। इसलिए रोमांटिसिज्म का ही हिंदी संस्करण छायावाद को कहना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। तो यह हमने आज छायावाद की जो पृष्ठभूमि है, छायावाद की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति और उस समय की जो संस्कृति है और उसमें भाव संबंधी जो समानता है रोमांटिसिज्म से, उसके बारे में हमने विचार किया। कल हम छायावाद के प्रमुख कवियों के और उनके काव्य के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।